एपिसोड 301। ये वीडियो केवल 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के दर्शकों के लिए है। इसमें दिखाया गया कंटेंट केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इस वीडियो में किसी भी प्रकार की अश्लील, हिंसक या अवैध गतिविधियों को बढ़ावा नहीं दिया गया है। ये सामग्री पूरी तरह से YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस और स्थानीय कानूनों के अनुरूप है। नाबालिगों को इस वीडियो से दूर रखा जाए। दर्शकों से अनुरोध है कि सामग्री को जिम्मेदारी से देखें। एपिसोड 301। क्या आप मेरे बारे में कुछ बुरा कह रहे हैं? सिस्टम का स्वर ठंडा हो गया। बिल्कुल नहीं, मैं तो बस हालात के बारे में सोच रहा था। ये दिलचस्प रहा है ना? हमने माहौल को थोड़ा बिगाड़ दिया है। अमन बुदबुदाया और फिर ऑरोरा से पूछा, वर्तमान में क्या चल रहा है? क्या स्थिति शांत हो गई है? काफी कुछ, अरोरा ने रूखे स्वर में उत्तर दिया। लेकिन आपके सवाल का जवाब देते हुए, हाँ, मामला शांत हो गया है। हालांकि कुछ कट्टरपंथियों ने षड्यंत्र के सिद्धांत गढ़ने शुरू कर दिए हैं। मैंने इस घोटाले का जिक्र कुछ मशहूर हस्तियों की ओर मोड़ दिया है। मनोरंजन जगत में इस समय खून खराबा मचा हुआ है। उनकी दुनिया तहस नहस हो गई है। अमन संतुष्ट होकर मुस्कुराया, उन्हें एक दूसरे को चीरने दो। कई घंटों बाद आखिरकार विमान उत्कल में उतरा। अमन जैसे ही विमान से उतरा, उसने अपना सामान उठाया, अपनी कार में बैठा और सीधा घर की ओर चल पड़ा। हालांकि उसे गए ज्यादा समय नहीं हुआ था, फिर भी उसे एक अजीब सी कश्मकश, एक अचानक सी तड़प महसूस हुई, जिसे वह बयान नहीं कर पा रहा था। कुछ दिन भी नहीं बीते थे, लेकिन उसने खुद को गायब पाया। जैसे ही कार ड्राइववे में लगी, उसने बिना समय गंवाए घर में घुसते हुए आवाज लगाई। उसकी आवाज हॉल में गूंज उठी, सूरी, देखो कौन वापस आया है। वह लिविंग रूम में गया, उम्मीद कर रहा था कि सूरी का जाना पहचाना चेहरा उसके स्वागत में खिल उठेगा। लेकिन वहां जो नजारा दिखा, उसने उसे अचानक रोक दिया। उसके माता पिता सोफे पर बैठे थे, उनके चेहरे पर शांत भाव और उम्मीद थी। उनके सामने सूरी बैठी थी और उसके बगल में एक अजनबी महिला बैठी थी, एक ऐसी महिला जिसने उसकी नजरों से जिज्ञासा और ठंडेपन के बराबर मिश्रण से मुलाकात की। अमन की मुस्कुराहट फीकी पड़ गई, उसके आत्मविश्वास भरे कदम लड़खड़ा गए। जब वह ये समझने की कोशिश कर रहा था कि वह क्या देख रहा है, तभी उसे अचानक ठंड का एहसास हुआ। ये व्यक्ति कौन था? जरा रुको, वह इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? अंडरस्को 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 अंडरस्को। अपने घर के हॉल में प्रवेश करने के बाद अमन की नजर उस अजनबी पर पड़ी और एक पल के लिए तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसके माता पिता के सामने बैठी महिला सूरी से काफी मिलती जुलती थी, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे के बगल में बैठे थे। फिर भी उसकी उपस्थिति में कुछ और भी गहनता थी जो उसे अलग बनाती थी। उसके अंबर जैसे बाल रोशनी में झिलमिला रहे थे। उसके कंधों पर एक गर्म, गहरे रंग के साथ, मानो तरल आग की तरह झिलमिला रहे थे। उसकी आंखें, जो सूरी की आंखों जैसी ही थीं, कठोर और आकलन करने वाली थीं, और उनमें एक शांत, गणनापूर्ण तीव्रता थी जो लगभग चुभती हुई और नजरअंदाज करना असंभव सा लग रहा था। वह एक दुबली पतली मूर्ति जैसी आकृति की थी, जिसमें गरिमा और अधिकार दोनों झलकते थे। उसके हाव भाव हालांकि विनम्र थे, पर उसमें एक ऐसी शांत शक्ति थी जो किसी को भी बेचैन कर सकती थी। क्लेयर और रॉय खड़े हुए और अमन के कंधे पर थपथपाते हुए बोले, मुझे लगता है कि हमें तुम्हें एक दूसरे को जानने का समय देना चाहिए। अमन ने अपने माता पिता की ओर उत्सुकता भरी निगाहों से देखा, जिन्होंने उसे अंगूठा दिखाया और भाग गए। लेकिन जाने से पहले रॉय ने फुसफुसाते हुए कहा, उसे कम मत आंकना, रोज। अमन ने मौन सलामी दी। सूरी ने गला साफ करते हुए अपनी माँ का परिचय कराया तो अमन ने खुद को संभाला। अमन, मेरी माँ अमेलिया से मिलो। अमेलिया के होंठों पर एक विनम्र मुस्कान उभर आई जब उसने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी आवाज मधुर और आश्चर्यजनक रूप से गर्मजोशी भरी थी। आखिरकार तुमसे मिलकर अच्छा लगा अमन। मैंने सूरी से तुम्हारे बारे में कुछ दिलचस्प बातें सुनी हैं। वह सबके सामने तुम्हारी तारीफ करते नहीं थक रही। अमन ने उसका हाथ थामते ही अपनी सहज प्रवृत्ति से चेतावनी दी। उसकी पकड़ मजबूत और स्थिर थी। उसकी निगाहों से यह स्पष्ट हो रहा था कि वह उसे परख रही थी तथा उसकी कमजोरी का कोई भी संकेत ढूंढ रही थी। उसका दिमाग तेजी से चलने लगा और उसने जल्दी से अपने विचारों में ऑरोरा को डांटा। ऑरोरा, यहाँ क्या हो रहा है? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि उसकी माँ यहाँ है? मैं कम से कम कोई उपहार या कुछ और तो ला सकता था।
सर, मैं इसमें निर्दोष हूँ, अरोरा ने शरारत से जवाब दिया। मिस्सूरी ने खास तौर पर सरप्राइज के तौर पर यह अनुरोध किया था। यहाँ असली बॉस कौन है, मैं या वह? अमन ने मन ही मन कोसा, लेकिन बाहरी तौर पर वह शांत रहा और अमेलिया को एक गर्मजोशी भरी, सम्मान भरी मुस्कान दी। जितना हो सका उतने संयम के साथ आगे बढ़ते हुए उसने उसे सही तरीके से संबोधित करने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। अभी तक उसे माँ कहने की हिम्मत नहीं हुई थी। ये बहुत ज्यादा अनुमान लगाने जैसा लग रहा था और उसे लगा कि उसे यह अपनापन पसंद नहीं आएगा। शायद आंटी ही काम करेगी। उसने निर्णय लिया। आंटी अमेलिया, आप बहुत जवान और खूबसूरत लग रही हैं। अगर सूरी ने मुझे नहीं बताया होता तो मैं कसम खाता कि आप उसकी बड़ी बहन हैं। तारीफ ने बिल्कुल सही काम किया। अमेलिया की मुस्कान थोड़ी नरम पड़ गई। उसकी आंखों में एक शांत मनोरंजन और संतुष्टि की झलक दिखाई दी। तुम तो बहुत आकर्षक हो, है ना? मुझे आश्चर्य है कि सूरी ने तुम्हारी मीठी मीठी बातों को कितना समझ लिया है। उसने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया। अमन ने इसे अपनी बात जारी रखने का इशारा समझा और उसके अच्छे पक्ष में आने की कोशिश में अपना आकर्षण दिखाने लगा। सच कहूँ तो मैं भाग्यशाली हूँ। सूरी अद्भुत है। उसकी बुद्धिमत्ता, ताकत और अपने आसपास के सभी लोगों के प्रति उसकी दयालुता, ये सभी गुण हैं जिनकी मैं दिल से प्रशंसा करता हूँ। मुझे लगता है कि यह उसके पालन पोषण के तरीके का प्रतिबिंब है और इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हालांकि अमेलिया की नजरें थोड़ी नरम पड़ गईं, लेकिन उसकी आंखों में वो गहरी, आकलन भरी चमक नहीं रही। सूरी हमेशा से ही मुश्किल रही है, लेकिन अगर तुम उसके साथ रह सकती हो तो मुझे लगता है कि उसने अच्छा चुनाव किया है। हालांकि मुझे आश्चर्य है, क्या तुम उसके साथ रहने के लिए तैयार हो? अमन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह जानता था कि यह एक परीक्षा थी, अमेलिया के लिए उसके इरादों और ताकत को परखने का एक तरीका। उसने सीधे उसकी नजरों में सिर हिलाया। बिल्कुल, सूरी किसी ऐसे व्यक्ति की हकदार है जो न सिर्फ मुश्किल वक्त में बल्कि मुश्किल वक्त में भी उसका साथ दे सके। मैं वह इंसान बनने के लिए प्रतिबद्ध हूँ और उसे गर्व महसूस कराने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। अमेलिया की मुस्कान शांत रही, लेकिन उसकी निगाहों में कुछ नरमी आ गई, भले ही पल भर के लिए ही सही। सुनकर अच्छा लगा, लेकिन कर्म हमेशा शब्दों से ज्यादा जोरदार होते हैं। उसने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाते हुए कहा। और सूरी एक ऐसी औरत है जो अपनी हकीकत से कम पर कभी समझौता नहीं करेगी। ये शब्द कहने के बाद अमन ने सम्मान से अपना सिर झुकाया। उसे चुनौती भी महसूस हुई और राहत भी। मैं इससे कम की उम्मीद नहीं कर सकता। सूरी की खुशी मेरे लिए सब कुछ है। सूरी, जो चुपचाप ये सब देख रही थी, आगे बढ़ी और अमन के हाथ पर भरोसा दिलाते हुए हाथ रखा। माँ, आप अमन पर भरोसा कर सकती हैं। उसने बार बार खुद को साबित किया है। इसके अलावा उसके पास लोग हैं और अब तो उसके माता पिता भी, जो उसे सही रास्ते पर रखते हैं। अमेलिया की नजर सूरी पर पड़ी। उसके चेहरे पर एक नरमी छा गई और उसकी उग्रता के नीचे स्नेह का एक भाव उभर आया। तो मैं अभी कोई फैसला नहीं सुनाऊंगी। उसने अमन की तरफ देखा। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। लेकिन मैं ध्यान से देखूंगी। मुझे निराश मत करना। अमन हंसा, खुद को संभालते हुए। ऐसा तो सपने में भी नहीं सोच सकता आंटी अमेलिया। उसने सूरी की तरफ देखा, जिसने उसे आश्वस्त करने वाली मुस्कान दी, जिससे उसे थोड़ा कम एहसास हुआ कि वह किसी माइक्रोस्कोप के नीचे है। जैसे ही अमेलिया अपनी सीट पर पीछे झुकी, उसकी मुद्रा थोड़ी ढीली पड़ गई। उसके चेहरे पर शांत स्वीकृति और एक हल्की चुनौती का मिश्रण था। अच्छा, अब मुझे अपने काम के बारे में और बताओ अमन। मैंने सूरी से कहानियां सुनी हैं, लेकिन मैं इसे तुम्हारे ही शब्दों में सुनना चाहूंगी। अमन ने गहरी सांस ली। उसका मन पहले से ही सोच रहा था कि उसे अपने करियर को प्रभावशाली और सम्मानजनक कैसे बनाना है। वह सही संतुलन बनाना चाहता था, अमेलिया को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त महत्वाकांक्षा दिखाना, बिना घमंडी लगे। अच्छा आंटी अमेलिया, उन्होंने शांत और आत्मविश्वास से भरे स्वर में कहा, मैं नेक्स्ट जेन इनोवेशंस नामक एक तकनीकी कंपनी का प्रमुख हूँ। हमारा मुख्य ध्यान साइबर सुरक्षा और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने वाली उन्नत तकनीकों के विकास पर है। हाल ही में हमने कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा एन्क्रिप्शन में महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल की हैं, जिससे हम लगभग अभेद्य सुरक्षित प्रणालियां प्रदान कर पा रहे हैं। ये चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन अविश्वसनीय रूप से फलदायी भी। अमेलिया ने अपना सिर झुकाया। उसकी आंखें सोच में डूब गईं और उसकी बातें समझ में आने लगीं। शानदार, और मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में जोखिम भी है। उसने सूरी की तरफ एक नजर डाली और फिर अपनी नजरें अमन की तरफ मोड़ ली।
तकनीक की दुनिया बेरहम हो सकती है। अमन ने उसकी नजरों से नजरें मिलाई, उसके सवाल के पीछे छिपे वजन को समझते हुए। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मेरा हमेशा से मानना रहा है कि सही टीम के साथ आप जोखिमों को अवसरों में बदल सकते हैं। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे साथ कुछ असाधारण लोग काम कर रहे हैं, जिनमें सूरी भी शामिल हैं। दरअसल अपनी अंतर्दृष्टि और सहज ज्ञान की बदौलत उसने हमें कुछ मुश्किल हालातों से निपटने में मदद की है। सूरी ने प्रशंसा से मुस्कुराया, लेकिन अमेलिया के हाव भाव समझ में नहीं आए। तो सूरी तुम्हारे काम में सक्रिय रूप से शामिल है? अमेलिया ने हल्के स्वर में पूछा, हालांकि उसकी आंखों में थोड़ी जांच पड़ताल की झलक थी। इसका मतलब जरूर है कि तुम उस पर बहुत भरोसा करते हो। बिल्कुल, अमन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सूरी की ओर देखते हुए जवाब दिया। मुझे सूरी पर किसी से भी ज्यादा भरोसा है। उसकी लगन, बुद्धिमत्ता और चीजों को ऐसे नजरिए से देखने की स्वाभाविक क्षमता, जो शायद मैं न देख पाऊं, ने उसे नेक्स्ट जेन इनोवेशंस के लिए अमूल्य बना दिया है। सच कहूं तो उसने मुझे एक से ज्यादा गलतियों से बचाया है। वह हंसा, उम्मीद करते हुए कि ईमानदारी से उसे कुछ अंक मिलेंगे। अमेलिया के चेहरे पर जरा सी नरमी आई, हालांकि उसकी आंखों में अब भी सावधानी थी। सूरी का दिमाग हमेशा से तेज और हाथ मजबूत रहे हैं। वो जिद्दी है, लेकिन इस दुनिया में ये एक ताकत है, लेकिन इसकी एक कीमत होती है, जान पहचान थका देने वाली। बस ये ध्यान रखना कि इसकी कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अमन ने उसकी बात को गंभीरता से लेते हुए सिर हिलाया। मैं समझता हूँ आंटी अमेलिया, सूरी की भलाई मेरी प्राथमिकता है। मैं कोशिश करता हूँ कि सब कुछ संतुलित रहे ताकि उस पर ज्यादा दबाव न पड़े, लेकिन उसने साफ कर दिया है कि वह इसमें शामिल होना चाहती है और मैं इसका सम्मान करता हूँ। हम हर मायने में साझेदार हैं। अमेलिया ने हल्के से सहमति में सिर हिलाया, उसकी नजरें थोड़ी गर्म हो गईं। ये सुनकर अच्छा लगता है कि एक आदमी अपने साथी के बारे में इतनी अच्छी बातें कह रहा है, खासकर इस क्षेत्र में। बहुत से लोग सिर्फ निजी फायदे पर ध्यान देते हैं। अमन ने उसकी आंखों में स्वीकृति भरी चमक देखी और राहत की सांस ली। मेरा मानना है कि सफलता बांटने पर सबसे अच्छी होती है, खासकर उन लोगों के साथ जिनकी आप परवाह करते हैं। सूरी इसका पूरा श्रेय पाने की हकदार है। अमेलिया के मुंह से एक हल्की सी हंसी निकली। खैर, तुम तो सही बातें कहना जानती ही हो। मुझे लगता है मैं समझ सकती हूँ कि सूरी तुम्हारी इतनी तारीफ क्यों करती है। उसने अपनी बेटी की तरफ देखा, उसके कठोर चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। मैं तुम्हारे लिए बस सबसे अच्छा चाहती हूँ सूरी, तुम ये जानती हो। सूरी अपनी माँ के पास गई, उसके चेहरे पर एक भावुकता झलक रही थी। मुझे पता है माँ, और अमन ने एक से ज्यादा बार खुद को मेरे सामने साबित किया है। लेकिन इससे पहले कि अमेलिया कुछ और कह पाती, अमन के कम्युनिकेटर से एक आवाज गूंजी, सर, कुछ जरूरी काम है। ओह, अमन को भौहें चढ़ाते देख अमेलिया और सूरी दोनों रुक गईं। क्या मैं एक क्षण रुक सकता हूँ? जरूर, अमेलिया ने सिर हिलाया, उसकी जिज्ञासा स्पष्ट थी। अमन कुछ कहने ही वाला था कि तभी एक घंटी की आवाज ने उसे सचेत किया। वह रुका और पूछा, क्यों? सर, विशाल के नेतृत्व में सरकारी एजेंटों की ओर से एक तत्काल बैठक का अनुरोध है। अमन का चेहरा एक क्षण के लिए उदास हो गया, फिर उसने आह भरी। जिस क्षण का हम इंतजार कर रहे थे वह अंततः आ गया है। जी हाँ सर, ऐसा लगता है कि हम कोई कमजोरी नहीं दिखा सकते। विशेष रूप से प्रशिक्षित कमांडो स्तर के सैनिकों और कुछ अतिमानवों से भरे वाहनों की कतार से घिरे विशाल की टीम अमन के निवास की ओर बढ़ी। बैठक की घोषणा अमन को बिना तैयारी के लिए अधिक समय दिए अचानक से अचंभित करने के लिए जानबूझकर की गई थी। कार की खिड़की पर हाथ रखते हुए विशाल के मन में विचार आने लगे कि उन्हें किस स्थिति का सामना करना पड़ेगा। अगर इस छोटी सी बैठक को ठीक से नहीं संभाला गया तो ये राष्ट्रीय संकट का कारण बन सकती है। अपने कंधों पर इतना भारी बोझ होने के कारण उनका तनावग्रस्त होना स्वाभाविक था। सर, हम गंतव्य स्थान पर पहुंच गए हैं, एक अंगरक्षक ने घोषणा की, लेकिन वह अपने विचारों में इतना खो गया कि उसे होश में आने में कुछ क्षण लग गया। जब विशाल कार से बाहर निकलने के लिए तैयार हो रहा था तो वह अपने दादाजी के शब्दों को भूल नहीं पा रहा था जो उसके दिमाग में गूंज रहे थे। उसे अच्छी तरह से देखना, याद रखना, उसकी शैली, उसके बोलने का तरीका और उसके दृष्टिकोण का अध्ययन करना। उसके दादा ने धीमे आदेशात्मक स्वर में सलाह दी थी। उसे चेतावनी दो कि अगर वह इसी तरह रूखा रवैया अपनाता रहा तो उसे कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा।
चूंकि वह अब तक सहयोगी रहा है तो बेहतर होगा कि वह अंत तक भी ऐसा ही करे, लेकिन अगर वह मना कर दे तो क्या होगा? विशाल ने ब्रीफिंग के दौरान आंखें सिकोड़ते हुए पूछा था। बूढ़े का चेहरा सख्त हो गया था और प्रताप मुस्कुराया था। तो अब उसे कुचलने का समय आ गया है। चींटी को खत्म कर दो। इन शब्दों का भार विशाल के विचारों में तब तक बना रहा जब तक वह उस भव्य होटल में नहीं पहुंच गया जहां उसे अमन से मिलना था। प्रवेश द्वार के पास पहुंचते ही उसके सुरक्षा गार्ड तुरंत सतर्क हो गए और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दौड़ पड़े, जबकि अमन के सुरक्षा गार्ड भी द्वार पर आ गए। उनके हाव भाव शांत लेकिन दृढ़ थे तथा वे विशाल को अपने पीछे आने का संकेत दे रहे थे। जैसे ही वे उसे सुंदर सुसज्जित गलियारों से ले गए, विशाल ने बढ़ती बेचैनी के साथ अमन की टीम का जायजा लिया। ये वे साधारण गार्ड नहीं थे जिन्हें उन्होंने पिछली मुलाकात में याद किया था। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति युद्ध के लिए तैयार दिख रहा था। उनकी गतिविधियां सटीक और प्रत्येक गति सहज थी। उनकी आंखें प्रत्येक कोने को देख रही थीं। व्यावसायिकता का भाव भयभीत करने वाला था और विशाल की निगाहों में थकान की एक झलक उभर आई। कुछ ही पल बाद उसने खुद को दोहरे दरवाजों के सामने खड़ा पाया। जैसे ही वे खुले, वह एक विशाल कमरे में पहुंचा जो सुंदर साज सज्जा से सजा हुआ था। दूर वाले छोर पर एक भव्य आकृति सिंहासन पर किसी सम्राट की तरह विराजमान थी। विशाल की आत्मविश्वास भरी चाल लड़खड़ा गई जब उसकी नजर अमन पर पड़ी। ऐसा लग रहा था कि वह आदमी पूरी तरह से बदल गया है और किसी भी पहचान से परे है। वह थका हुआ व्यक्ति नहीं था जिसे विशाल अपनी यादों में याद करता था, बल्कि एक अद्भुत लगभग अलौकिक उपस्थिति थी और उसकी नीली आंखें एक अजीब तीव्रता के साथ चमक रही थीं। उसका गहरा पहनावा तीखा था, उसकी मुद्रा से ठंडा अधिकार झलक रहा था और उसकी नीली आंखें बेचैन कर देने वाली तीव्रता से चमक रही थीं। वह अपने सिंहासन पर किसी सम्राट की तरह बैठा था और हर तरह से एक दबंग सीईओ जैसा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसने अपना पुराना रूप त्याग दिया हो और एक नए रूप में प्रकट हुआ हो, एक सुंदर शैतान सम्राट। विशाल ने अपनी उलझन दूर करने की कोशिश करते हुए पलकें झपकाईं और सोचा कि कहीं वह सपना तो नहीं देख रहा। ये ईश्वरीय दिखने वाला आदमी यहाँ क्या कर रहा है? आखिर क्या हो रहा है? विशाल ने सोचा। उसका दिमाग तेजी से घूम रहा था। अमन ने विशाल के चेहरे पर हैरानी के भाव देखे और उसके मुंह से एक हल्की सी हंसी निकल गई। हैरान? उसने सहजता से कहा। उसकी आवाज में एक हल्की सी धमकी थी जो लगभग मजाक उड़ा रही थी। बिल्कुल। क्या तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है? विशाल ने गंभीरता से पूछा, जिससे अमन की भौहें चिढ़ गईं। मैं ऐसी बेवकूफी नहीं करता, अमन ने ठंडे स्वर में कहा। क्या तुम्हें लगता है कि प्लास्टिक सर्जरी से भी यह हो सकता है? फिर उसने घूर कर देखा। विशाल ने अपना संयम वापस पाया और अमन की तीखी निगाहों से मिलते हुए सीधे पूछा, तो फिर तुम इतने अलग क्यों दिख रहे हो? मुझे याद है कि पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तो तुम्हारी आंखें नीली नहीं थीं। अमन की नजरें सिकुड़ गईं, लेकिन उसकी मुस्कान कम नहीं हुई। मैं बस कुपोषित था, अवसाद और चिंताओं के बोझ तले दबा हुआ था, लेकिन अब ये सब पीछे छूट गया है। अब मैं स्वस्थ और ठीक हूँ। वह थोड़ा आगे झुका। उसकी नीली आंखों में एक चमक थी। जहाँ तक इन आंखों की बात है, मैं इन्हें छुपाता था। इन्होंने मेरे लिए बहुत ज्यादा मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। मुसीबत? विशाल ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, मुसीबत। गुंडे और वो लोग जो मुझे सिर्फ मेरे वजूद के लिए ही गिराना चाहते थे। लेकिन अब जब मुझे मेरा परिवार मिल गया है और मेरी माँ, जिनसे मुझे ये आंखें विरासत में मिली हैं, तो मुझे अब इन्हें छिपाने की जरूरत नहीं है ना? अमन की मुस्कान सौम्य थी, फिर भी सतह के नीचे कुछ खतरनाक सा था। विशाल को हाल की घटनाओं की जानकारी थी, विशेष रूप से अमन के शक्तिशाली महाजन परिवार से संबंधों की। यह एक ऐसा संबंध था जिसने मामले को काफी पेचीदा बना दिया था। सरकार और राजपूत गुट महीनों से अमन के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उसके महाजन वंश के बारे में जानने के बाद उन्हें सावधानी से कदम उठाने पड़े। वे उस पर कड़ी नजर रख रहे थे, ऑनलाइन निगरानी के जरिए नजर रख रहे थे, यह मानते हुए कि उनका पलड़ा भारी है। उन्हें क्या पता था कि अमन की मर्जी से ही वह उन्हें वही दिखा रहा था जो वह दिखाना चाहता था, और उन जानकारियों को छोड़ रहा था जिन्हें वह छिपाना चाहता था। उनकी पहुंच पूरी तरह से बंद करने से बहुत ज्यादा शक पैदा हो सकता था, इसलिए उसने उन्हें एक सोची समझी बनावटी झलक दिखा दी थी। कुछ अनौपचारिक बातचीत के बाद दोनों ने एक दूसरे को परखने और जांचने के बाद अंततः विशाल ने विषय को समाप्त करते हुए अपने आगमन के उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। अमन, उन्होंने औपचारिक स्वर में कहा, तुम्हें पता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ, है न?
अमन ने हल्के फुल्के अंदाज में हंसते हुए कंधे उचकाए। बिल्कुल नहीं, मैं कोई सर्वज्ञ तो नहीं हूं ना। अमन की बनावटी मासूमियत से बेपरवाह विशाल ने भौहें चढ़ाईं। हमें वो सूट चाहिए, वो सूट जिससे तुमने सूरी को बचाया था, और हम एक खास डील चाहते हैं कि तुम उसे किसी और को न बेचो। असल में हम तो यही चाहेंगे कि तुम उसका इस्तेमाल ही न करो, लेकिन ये जानते हुए कि ऐसा होना नामुमकिन है, हम तुमसे गुजारिश करते हैं कि तुम इसके पीछे की तकनीक और तुम्हारे द्वारा विकसित की गई कोई भी दूसरी उन्नत तकनीक हमें सौंप दो। अमन पीछे झुक गया, उसके होंठों पर एक मुस्कुराहट तैर गई। और मैं ऐसा क्यों करूंगा? देश और उसके लोगों के लिए, विशाल ने दृढ़ता से उत्तर दिया। अमन का चेहरा काला पड़ गया। एक पल के लिए वह चुप रहा, फिर जोर से हंसा। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। वह आगे झुका, उसकी तीखी नजर विशाल पर ऐसे टिकी थी जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को आंक रहा हो। क्या तुम नैतिकता का ऊंचे पायदान पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हो? मैं क्यों कहूंगा, मैं तो बस सच कह रहा हूँ। आपका मुकदमा देश के लिए बहुत बड़ा मददगार साबित होगा, विशाल ने दृढ़ता से उत्तर दिया। अमन की हंसी अचानक रुक गई और अगले ही पल उसका हाथ जोर से मेज पर पड़ा, जिससे विशाल सिहर उठा। यह क्या बकवास है? राजपूतों को देश की भलाई की चिंता कब से हो गई? अमन की आवाज धीमी, गरजने वाली थी। तुम्हें ये तकनीक देश के लिए नहीं चाहिए, तुम इसे अपने लिए चाहते हो, है ना? विशाल के हाव भाव बदल गए, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। वह अमन की सारी दिखावटीपन छोड़कर सीधे उनका सामना करने की रणनीति समझ गया। ये साहसिक और अप्रत्याशित तो था ही, लेकिन एक तरह से इसने चीजों को आसान भी बना दिया, क्योंकि इससे विशाल को उनके इरादों को नजरअंदाज करने की परेशानी से छुटकारा मिल गया। ये भी अच्छी बात है, विशाल ने सोचा। उसका मन शांत हो गया। हम इसका सीधा समाधान करेंगे। तनावपूर्ण बैठक की शुरुआत में विशाल आगे की ओर झुका, उसके स्वर में अभ्यासपूर्ण ईमानदारी झलक रही थी। अमन, ये देश के लिए है। हमने इसकी रक्षा के लिए, इसकी विरासत को बनाए रखने के लिए संघर्ष किया है। आपके हाथों में जो तकनीक है, वह लाखों लोगों के जीवन को लाभ पहुंचा सकती है और हमारे देश की प्रतिष्ठा को मजबूत कर सकती है। हम यहाँ लालच से नहीं, बल्कि अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्य से जुड़े हैं। अमन की हंसी तीखी थी और स्वर में तिरस्कार। किसे बेवकूफ बना रहे हो विशाल? ये देशभक्त वाली बात तुम्हारे मुंह पर शोभा नहीं देती। इस मजाक ने विशाल की नस पर चोट की और उसकी शांति भंग हो गई। उसकी आवाज ऊंची हो गई। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम हमारी निंदा कर रहे हो? ये कह रहे हो कि हमने अपने ही देश के साथ विश्वासघात किया है? 1000 साल से भी ज्यादा समय से हमने आक्रांताओं से अपनी मातृभूमि की रक्षा की है, गठबंधन बनाए हैं और इसकी नींव रखी है। हम राजपूत इस देश की शक्ति और विकास के स्तंभ रहे हैं। अमन ने बिना हिचकिचाए विशाल की तीखी नजरों का सामना किया। और तुम्हें लगता है कि बस इतना ही काफी है? नहीं, ऐसा नहीं है। पुराने जमाने के राजपूत योद्धा थे और साम्राज्य के निर्माता थे, लेकिन तुम आज के राजपूत तो परजीवी हैं, जो अपने पूर्वजों के गौरव पर पल रहे हैं। तुम अपने पूर्वजों की प्रतिष्ठा पर जीते हो, अपनी उपलब्धियों पर नहीं। विशाल गुस्से से लाल हो गया, उसकी आंखों में गुस्सा झलक रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसा कहने की? अमन ने उसे अचानक बीच में ही रोक दिया। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। ओह, हिम्मत है, क्योंकि आज के राजपूत तुम लोग जनता की जरा भी परवाह नहीं करते। हालात तो देखो, भारी टैक्स, घोर को प्रबंधन, आम जनता को बेहाल करने वाले फैसले, और फिर खाने पीने की चीजें और दवाइयाँ भी रसायनों से जहरीली हो रही हैं, उन कंपनियों की बदौलत जिनकी तरफ से तुम आंखें मूंद लेते हो। और इस सब के पीछे क्या वजह है? क्योंकि वे तुम्हें इसके लिए अच्छी खासी तनख्वाह देते हैं। अमन विशाल की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। उन्होंने आपको यहाँ व्यापार करने की अनुमति देने के लिए शुल्क दिया और फिर आपने उन सभी को प्रबंधनों पर आंखें मूंद ली जो अरबों लोगों के जीवन को नुकसान पहुँचाते हैं। विशाल का चेहरा काला पड़ गया, लेकिन इससे पहले कि वह विरोध कर पाता, अमन लगातार बोलता रहा। कृत्रिम रसायन युक्त भोजन कैंसर का कारण बन रहा है, और जबकि कर अपने चरम पर हैं, भ्रष्टाचार के बोझ तले सड़कें टूट रही हैं और गरीबों को उनके दुखों के लिए छोड़ दिया गया है। और यह सब इसलिए है क्योंकि ये कंपनियां जो आपकी जेबें भरती हैं, बिना किसी रोक टोक और बिना किसी दंड के खुलेआम शोषण और लूटपाट करने की छूट रखती हैं। विशाल ने भौहें चढ़ाईं और अमन के लगातार हमले के सामने अपना संयम बनाए रखने के लिए संघर्ष करने लगा। तुम ऐसे व्यवहार कर रहे हो जैसे कोई संत हो। अमन, यह मत भूलो कि तुमने ही बाजार में भारी गिरावट ला दी थी, जिससे हजारों लोग सड़कों पर आ गए थे।
देश की अर्थव्यवस्था अभी भी उबर नहीं पाई है। हम मंदी के कगार पर हैं और इसका श्रेय तुम्हारी वजह से जाता है। ओह यही है, अमन ने उपेक्षापूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। और उस दुर्घटना की शुरुआत किसने की? तुम्हारे अपने ही लोगों ने, तुम्हारे अतृप्त लालच की खातिर। उसकी निगाह पास बैठे एक आदमी पर गई, जिसने तुरंत अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा ली और फिर विशाल की ओर देखा, जो चौंक गया। जो लोग सड़कों पर आ गए वे तुम्हारे ही थे विशाल। व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं का तो इससे भी बेहतर हाल हुआ है। कम से कम इतना तो कह सकते हैं कि उन्हें कुछ न कुछ तो फायदा हुआ है। लेकिन तुम्हारी इस छोटी सी योजना ने तुम्हारे अलावा बाकी सबको कंगाल कर दिया होता। विशाल आगे झुका, उसका जबड़ा भींच गया। ठीक है, हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं इसके अलावा कुछ और नहीं कहूँगा। राजपूतों को सूट चाहिए और उसके पीछे की सारी तकनीक भी, लेकिन ये सिर्फ एक परिवार या गुट से कहीं बड़ा मामला है। ये देश में, शायद दुनिया भर में भी शक्ति संतुलन बदल सकता है। बेशक तुम समझते हो कि अगर यह सही हाथों में न हो तो ऐसी चीज का कितना महत्व है। अमन की मुस्कान और भी ठंडी हो गई। राइट हैंड विशाल, और ये फैसला कौन करता है? तुम। वह पीछे झुक गया, अपनी बाहें क्रॉस करके। ये हास्यास्पद है कि तुम्हें लगता है कि तुम मेरी बनाई हुई चीजों को नियंत्रित कर सकते हो। ऐसी ताकत किसी पार्टी में किसी को देने के लिए नहीं होती, ये कमाई जाती है। अर्जित हो या न हो, हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, विशाल ने दृढ़ता से जवाब दिया। अमन सुनो, ये राजपूतों की ओर से सिर्फ एक विनम्र अनुरोध नहीं है, यह उन लोगों का संदेश है जो कोई सख्त कदम नहीं उठाना चाहते। हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर तुम मना करोगे तो इसके परिणाम भुगतने होंगे। अमन की निगाहें सख्त हो गईं, उसके हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया, फिर भी उसके आसपास का माहौल तनावपूर्ण हो गया। परिणाम विशाल, उसने मेज पर उंगली थपथपाई, उसकी आवाज बेहद धीमी थी। तुम्हें लगता है कि तुम उनका सामना करने के लिए तैयार हो? क्या तुम्हें पता भी है कि तुम किससे निपट रहे हो? अमन को उसे धमकाते देख विशाल हैरान रह गया। विशाल का जबड़ा कस गया, उसके चेहरे पर अनिश्चितता की एक झलक उभरी, फिर उसने उसे आत्मविश्वास भरी निगाहों से छिपा लिया। हमें काफी जानकारी है और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई करने के लिए हमारे पास संसाधन भी हैं, लेकिन हम आपको पहले सहयोग करने का एक मौका दे रहे हैं। आप सूट रख सकते हैं, लेकिन हमें तकनीक चाहिए, उसके ब्लूप्रिंट, उसके काम, उसकी सीमाएं। और सद्भावना के तौर पर हम उम्मीद करते हैं कि आप इसका इस्तेमाल हमारे खिलाफ नहीं करेंगे। अमन मंद हंसा, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। सद्भावना, ये तो बड़ी बात है तुमसे। तुम मेरी तकनीक चाहते हो, फिर भी भूल जाते हो कि अगर मैं चाहता तो किसी भी पल तुम्हारा खेल पलट सकता था। तुमने जो कुछ भी देखा है वह सिर्फ वही है जो मैंने तुम्हें देखने दिया है, और अगर मैं बेकाबू हो गया तो तुम्हारी अनमोल बुद्धिमत्ता और सुपर सैनिक तुम्हें विनाश से नहीं बचा पाएंगे। उनके बीच एक गहरी खामोशी छा गई, दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। विशाल का शुरुआती आत्मविश्वास कम हो रहा था, लेकिन वह जानता था कि अब वह पीछे नहीं हट सकता और उसे अपनी बात पर अड़ा रहना होगा। अमन, इस पर ध्यान से सोचो, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, अभी नहीं, लेकिन अगर तुम दबाव डालते रहे तो तुम खुद को घिरता हुआ पाओगे। तुम्हारे महाजन संबंधों के बावजूद तुम्हारी एक सीमा होती है कि तुम कितनी दूर तक जा सकते हो। अमन के होंठ मुस्कुराहट में बदल गए, उसकी नजर विशाल से हटी ही नहीं। तुम्हें लगता है कि मैं फंस गया हूँ विशाल, मैं ही तो यहाँ जाल बिछा रहा हूँ। अगर तुम मुझे परखते रहे तो तुम और तुम्हारे साथी ही हार जाएंगे। विशाल का धैर्य जवाब दे रहा था, उसकी आवाज तलवार की तरह कट रही थी। ये कोई खेल नहीं है अमन, राजपूत बेकार की धमकियां नहीं देते। या तो तुम तकनीक बांटो या हम जबरदस्ती ले लेंगे। अमन का चेहरा और भी ठंडा हो गया, उसकी आवाज में चेतावनी भरी थी। तुम कोशिश तो कर सकते हो विशाल, बस ये उम्मीद मत रखना कि तुम बच निकलोगे। कमरे में तनावपूर्ण सन्नाटा छा गया, जो विशाल की आखिरी अपील से ही टूटा। अमन, मैं तुम्हें दुश्मनी की बजाय दोस्त बनाने का मौका दे रहा हूँ। सोचो तो सही, अपने परिवार की खातिर, अगर कुछ नहीं तो आप हर किसी की रक्षा नहीं कर सकते। आखिरकार आप एक अकेले आदमी हैं। एक पल के लिए अमन की आंखें नम हो गईं, लेकिन चमक जितनी तेजी से आई थी उतनी ही तेजी से गायब भी हो गई। तुम्हें लगता है कि तुम मेरे परिवार को धमकाकर मेरा शोषण कर सकते हो? तुम मेरी सोच से भी ज्यादा नासमझ हो। मेरी वफादारी उनके प्रति है जिन्हें मैं चुनता हूँ, न कि उनके प्रति जो सोचते हैं कि वे मुझे नियंत्रित कर सकते हैं।
याद रखना। विशाल की नजरें धुंधली पड़ गईं, हालांकि उसने खुद को संभाले रखा। बहुत अच्छा अमन, इसे हमारा आखिरी प्रस्ताव समझो। अच्छी तरह सोच लो, क्योंकि हम दोबारा नहीं पूछेंगे। अमन की प्रतिक्रिया एक ठंडी लेकिन जानकार मुस्कान थी। मैंने अपना जवाब दे दिया है विशाल, और मुझे लगता है कि तुम्हें ये पहले से ही पता है। माहौल इतना तनावपूर्ण और घुटन भरा हो गया कि गार्ड, जिन्हें ऐसे क्षणों के लिए प्रशिक्षित किया गया था और जो विशाल के साथ आए थे, अमन को घूरते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी में एक असहज ठंडक महसूस करने लगे। एक साल की कड़ी तैयारी के बावजूद उनमें कुछ ऐसा था जो उन्हें बेचैन कर रहा था। विशाल की घृणा भरी नजरों से मिलते ही अमन की मुस्कान दृढ़ हो गई। मैं किसी भी तकनीक को सिर्फ इसलिए नहीं सौंपूंगा कि तुम उस पर एकाधिकार कर सको और ज्यादा तबाही मचा सको। विशाल की मुट्ठियां भींच गईं, उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं और उसने अमन पर कड़ी नजर डाली। तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें गिराने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अमन के होंठों से एक ठंडी हंसी निकली, उसकी आवाज में मजाक की बू आ रही थी। तो फिर तुम भी कोशिश क्यों नहीं करते? विशाल की आंखें सिकुड़ गईं और उसने खुद को एक गहरी सांस लेने के लिए मजबूर किया। उसकी आवाज ठंडी हो गई और उसने पूछा, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, अमन का जवाब तुरंत और अडिग था, और उसके अडिग आत्मविश्वास ने विशाल के चेहरे पर उभरी हिकारत को और बढ़ा दिया। एक तेज सांस छोड़ते हुए विशाल अचानक उठ खड़ा हुआ, उसकी कुर्सी जमीन से रगड़ खा रही थी। तो फिर जो तुम्हारे लिए आने वाला है उसके लिए तैयार रहो, उन्होंने घोषणा की। उनके स्वर में एक गहरा वादा था। विशाल बिना एक नजर भी डाले मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। उसके कदमों की आवाज तेज गूंज रही थी और वह लंबे तेज कदम उठा रहा था। उसे पीछे हटते देख अमन ने ताना मारते हुए आवाज उठाई, हम फिर मिलेंगे विशाल, लेकिन अगली बार शायद पासा पलट जाए। अमन ने चिढ़ाया, लेकिन विशाल पहले ही बाहर जा चुका था। अपने गार्ड्स के साथ वह बुरे मूड में ही वापस आ सकता था, जिससे बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती थी, लेकिन वह उसका सामना करने के लिए तैयार था। कुछ ही पल बाद रॉय कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। वह क्लेयर के साथ था, चुपचाप ये सब देख रहा था और अपने बेटे की स्थिति को संभालने की क्षमता का अंदाजा लगा रहा था। उन्होंने पूरी स्थिति देखी थी, जिससे दोनों थोड़ी चिंतित हुए, लेकिन क्लेयर ने उसे अमन से बात करके मामला सुलझाने के लिए कहा। उन्होंने पहले ही अमन के पास मौजूद तकनीकी कौशल के स्तर का आकलन कर लिया था, और जैसे जैसे प्रत्येक परत सामने आती गई, उनका दिमाग प्रगति से चकित होता गया। जो कुछ भी उसके सामने आया वह आश्चर्यजनक था और उसे आश्चर्यचकित कर गया। रॉय, जो MBA डिग्रीधारी इंजीनियर थे और जिन्हें बचपन से ही अपने परिवार की विरासत का उत्तराधिकारी बनने के लिए तैयार किया गया था, तकनीकी श्रेष्ठता के महत्व को पूरी तरह समझते थे। हर बड़े परिवार ने नवाचार और शक्ति की खोज में गहरा निवेश किया था, लेकिन आज उन्होंने जो देखा वह एक बिल्कुल नई दुनिया में छलांग लगाने जैसा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी गुफा में रह रहे हों, अपने आसपास के अजूबों से बेखबर। अमन की ओर देखते हुए रॉय के होठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बिगड़ गई है। ऐसा लगता है कि आपके और सरकार के बीच गंभीर तनाव है। तनाव? अमन की निगाहें सख्त हो गईं और उसके शब्दों में एक शांत लेकिन मजबूत दृढ़ संकल्प भर गया। ये तो बस शुरुआत है पापा, यह एक बड़े युद्ध में बदल सकता है। रॉय ने मुश्किल से निगला और उसके निहितार्थ समझ गए। अमन, मैं तुम्हारा रुख समझता हूँ, लेकिन जिस विरोध का तुम सामना कर रहे हो वह सिर्फ आर्थिक नहीं है। ये परिवार, ये सरकार, ये सब तुम्हें झुकाने के लिए अपना सब कुछ झोंक देंगे। वह रुक गया। अपने बेटे को देखते हुए उसकी चिंता और गहरी हो गई। यह अलौकिक शक्तियों से जुड़े संघर्ष में भी बदल सकता है। आखिरकार आपकी सेनाएं प्रभावशाली तो हैं, लेकिन उनकी तुलना पूरे देश के संसाधनों से नहीं की जा सकती। आप लाखों की सेना से घिरे रहेंगे जो हर तरफ से आपसे विनती करेगी। अमन ने अपने पिता की नजरों से नजरें मिलाई। उनकी आवाज स्थिर और अटल थी। पिताजी, अगर मेरी तकनीक से देश को सचमुच फायदा होता तो मैं खुशी खुशी इसे साझा करने को तैयार होता, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि इन लोगों में कितना लालच है। समाज को आगे बढ़ाने के बजाय ये इसका इस्तेमाल सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए करते हैं। आप तो अच्छी तरह जानते ही हैं कि ये लोग कैसे काम करते हैं। अमन थोड़ा रुका और आह भरते हुए बोला, वे हर चीज पर एकाधिकार कर लेंगे और इसके साथ ही वे अपना प्रभाव हमेशा के लिए जमा लेंगे और कोई भी उन्हें चुनौती नहीं दे पाएगा। दूसरी बात, अगर राजपूत ने इसे ले लिया तो दूसरे देशों के बड़े घराने चुप नहीं बैठेंगे, है ना? तो आप इसकी अनुमति नहीं देंगे? अमन के विश्वास को समझते हुए रॉय की भौहें तन गईं। उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी।
तो अब तुम्हारी क्या योजना है? उसने पूछा। उसके स्वर में चिंता और प्रशंसा दोनों थी। अमन की मुस्कान में अटल निश्चय झलक रहा था। जवाब साफ है ना? मैं अपने रास्ते पर चलता रहूंगा, जो भी आएगा उसका सामना करूंगा, और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि जो मैंने बनाया है उस पर उनका कभी नियंत्रण न हो। रॉय ने अपने बेटे के दृढ़ चेहरे को गौर से देखा, जो गर्व और बेचैनी के बीच फंसा हुआ था। वह अमन के अडिग इरादे से वाकिफ था और अच्छी तरह समझता था कि एक बार अमन किसी चीज पर मन बना ले तो उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये रास्ता जोखिम भरा था, पहले कभी न देखी गई किसी भी चीज से कहीं ज्यादा खतरनाक। और अंदर ही अंदर रॉय को शक था कि क्या अमन में वाकई इतनी ताकत है कि वह अपनी बनाई हर चीज की रक्षा कर सके। ईमानदारी से कहूँ तो वह अपने बेटे को खोने का विचार सहन नहीं कर सका। अफसोस अमन, रॉय ने धीमी आवाज में चिंता से भरकर कहा, वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वे तुम्हें तोड़ नहीं देते। राजपूत, उनके सहयोगी, सरकार खुद एक बार जब वे तुम्हें खतरा समझेंगे तो तुम्हें गिराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। जब नियंत्रण की बात आती है तो उनके लिए शक्ति और प्रभाव कोई मायने नहीं रखते। अमन की निगाहें धुंधली पड़ गईं। उसके पिता के शब्दों का बोझ उस पर गहरा गया, फिर भी उसका संकल्प अटल रहा। उन्हें कोशिश करने दो। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वे किससे लड़ रहे हैं। मेरी तकनीक न सिर्फ भविष्य में बहुत आगे है, बल्कि रोजाना विकसित होते हुए भी वह बहुत आगे निकल चुकी है। उन्हें अभी तक मेरी बनाई हुई चीजों की एक झलक भी नहीं मिली है। अमन फिर मन ही मन हंसा। अगर उसके पिता निकोबार गए होते, वहाँ क्या हो रहा है ये देखा होता तो उन्हें इतना संदेह न होता। एक बार जब वह उन्हें देख लेता तो वह लेजर खिलौनों के प्रति पुरुषों के आकर्षण का विरोध नहीं कर पाता। अमन ने कठोर स्वर में कहा, और यदि वे सोचते हैं कि वे इसे लोगों के विरुद्ध प्रयोग करके उन्हें उत्पीड़ित रख सकते हैं तो उन्हें कठोर जागृति का सामना करना पड़ेगा। रॉय ने एक थकी हुई आह भरी और बस अपना सिर हिला सका। तुम्हारे आदर्श महान हैं अमन, लेकिन वास्तविकता कहीं ज्यादा कठोर है। दुनिया ऐसे नहीं चलती। क्रूर महत्वाकांक्षा के आगे आदर्श टूट जाते हैं। वे तुम्हारी बनाई हर चीज, हर उस चीज को तोड़ मरोड़ देंगे जिस पर तुम विश्वास करते हो, सिर्फ अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए।